हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने रसायन विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के, जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर आर्मी। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के अंदर मुख्यतः योगदान होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 60% योगदान देती है। मतलब अगर आपको ये पूछे कि ग्रीन हाउस गैस के लिए सर्वाधिक रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी होती है, तो हमारा आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो 60% योगदान देती है। उसके बाद आता है CH4, जिसे अपन बोलते हैं मेथेन बोलते हैं, और इस मेथेन का योगदान होता है 20%। और हम जानते हैं कि मेथेन गैस को अपन मार्स गैस भी बोलते हैं, बायोगैस भी बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं। और आपके पास जितने भी LPG सिलेंडर भरे होते हैं, CNG सिलेंडर भरे होते हैं, उन CNG के अंदर भी मुख्य घटक आपका क्या होता है, मेथेन होता है। उसके बाद अगर अपन ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो हमारे पास आती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे अपन बोलते हैं। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कितना होता है, 14% योगदान होता है। और हमारे पास आती है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे अपन हाथ से गैस भी बोलते हैं, इसका योगदान होता है 6%। तो इन चारों को छोड़ करके बाकी यहाँ पे कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन किसका रहा आपका, हीलियम का। और हीलियम अपन जानते हैं क्या होती है, हीलियम एक अक्रिय गैस होती है और जो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, फर्स्ट ऑप्शन। ऑक्साइड है, तो हम जानते हैं कि उदासीन ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड, ये दोनों क्या होते हैं, उदासीन ऑक्साइड होते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहला दे रखा है CO2। हम जानते हैं CO2 क्या है, कार्बन का ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड बोल सकते हैं अपन इसको। तो हम जानते हैं कार्बन आपका क्या होता है, नॉन मेटल अधातु होता है। तो हम सामान्यतः ये जानते हैं कि अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो CO2 किस प्रकृति का हो जाएगा आपका, एसिडिक नेचर का। तीसरा ऑप्शन दे रखा है Na2O, मतलब सोडियम का ऑक्साइड। और चौथा ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम का ऑक्साइड। तो सोडियम और कैल्शियम दोनों क्या है, धात्विक ऑक्साइड होते हैं। और धात्विक ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो आपका तीसरा और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो दोनों क्षारीय प्रकृति के हैं। पहला ऑप्शन अम्लीय है, बचा कौन सा आपका, सेकंड ऑप्शन। और ये कौन होता है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कैसा होता है, उदासीन ऑक्साइड होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक कौन होता है। तो हम जानते हैं कि जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है आपकी, नाइट्रोजन होती है, जो कितनी होती है, लगभग 78% के आसपास होती है। सेकेंड आता है हमारे पास ऑक्सीजन, जो कितनी होती है, लगभग 21%, या इसको 20.98% अपन बोल सकते हैं। ऑक्सीजन आपका कितना होता है, 21% होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपके पास होता है 0.03% होता है। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि वायुमंडल के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा घटक कौन सा होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है, मिक्सर नहीं है। तो जैसा कि अपन जानते हैं कांच क्या होते हैं, सिलिकेटों के मिश्रण होते हैं। बट अपन एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे कांच जो होता है वो कांच होमोजीनस या सममांगी मिश्रण होता है, कभी भी विषमांगी मिश्रण नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कांच क्या होता है, एक सममांगी मिश्रण होता है। पीतल जो होता है, तो पीतल अपन जानते हैं कि कॉपर और जिंक, मतलब आपका तांबा और जस्ता, इन दोनों की मिश्र धातु होती है, एलॉय होता है। तो एलॉय है मिश्र धातु, इसका मतलब क्या, ये भी एक मिश्रण है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है स्टील। तो स्टील का निर्माण कैसे होता है, आयरन के अंदर अपन क्या मिलाते हैं, कुछ मात्रा में कार्बन मिलाते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपका, स्टील बन जाता है। तो यहाँ भी क्या है, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके पास मिश्रण के एग्जाम्पल है। बट आपका ग्रेफाइट जो होता है, वो ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, एलोट्रोप बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये केवल और केवल कार्बन का बना है। तो ये कार्बन जो होगा या ग्रेफाइट जो होगा, इसे हम क्या मानेंगे, एक तत्व या एलिमेंट बोलेंगे। तो चौथा ऑप्शन जो दे रखा है ग्रेफाइट, वो क्या है, यहाँ पे एक तत्व है। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो हमारे पास किसके एग्जाम्पल होते हैं, मिश्रण के एग्जाम्पल होते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट डी। धात्विक प्रकृति होती है, तो मेटल्स की नेचर क्या होती है। तो हमने कहा कि कोई भी जो धातु होती है उसकी नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन दान करने की होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करती है, अपने से निकालती है। तो जब भी कोई धातु इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। इसका मतलब वो कैसी बनाएगी, धनायन का निर्माण करती है। अगर इसी केस में अपन बात करें अधातु की, तो अधातु जो होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली होती है।
और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो वो क्या बनाएगी, ऋणायन बनाएगी। तो प्रश्न पूछा है धात्विक प्रकृति कैसी होती है, तो धात्विक प्रकृति कैसी होती है, धनायन बनाने की। और धनायन बनाने की यह प्रकृति आपके पास क्या कहलाएगी, विद्युत धनात्मक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बोलेंगे इसको। एक बात और याद रखना कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है, धात्विक गुण जो होते हैं, वो अगर आप आवर्त सारणी में चलते हो बाएं से दाएं, आपने आवर्त सारणी देखी होगी, अगर आप आवर्त सारणी में कहाँ चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, आपके पास धात्विक गुण कम होते हैं। अगर आप बाएं से दाएं चलते हैं तो धात्विक गुण क्या होते हैं, कम होते हैं, और अधात्विक गुण क्या होते हैं आपके पास बढ़ जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, विद्युत धनात्मक। द्रव्य का दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप जरा एक मिनट के लिए सोचिए कि हमारे पास कोई लिक्विड रखा हुआ है, कोई पात्र के अंदर क्या रखा हुआ है, लिक्विड रखा हुआ है। तो लिक्विड में क्या है, यहाँ पे पार्टिकल्स या जो कण वो थोड़ा दूर दूर हैं। अब मैंने क्या किया, इसको प्रेशराइज किया, मतलब इसके ऊपर दाब लगाया है। तो जैसे आप दाब लगाओगे तो क्या होगा कि ये जो कण थे द्रव्य के, वो क्या हो जाएंगे, थोड़ा पास पास आ जाएंगे, नियर बाई आ जाएंगे, है ना। अब क्वथनांक क्या होता है, पहले इस बात को समझो आप। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, वह तापमान जिसके ऊपर कोई भी द्रव्य जो होता है वो किस फॉर्म में चला जाए, आपका वेपर फॉर्म में चला जाए, वाष्प अवस्था में चला जाए। द्रव्य के अंदर जो कण होंगे वो क्या होते हैं, थोड़ा पास होते हैं, और वाष्प में क्या होते हैं, कण थोड़ा दूर होते हैं। इसका मतलब द्रव्य के जो कण होते हैं उन कणों के बीच की दूरी को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। अब ये बोल रहा है कि आपने क्या कर दिया, दाब बढ़ा दिया। तो दाब बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, कणों के बीच की दूरी क्या होगी, कम हो गई। और अब कणों के बीच की दूरी कम हो गई है तो हमें क्या करना है, उसके बीच की डिस्टेंस या दूरी को बढ़ाना है। क्वथनांक क्या होता है, द्रव्य का किसके में जाना, वाष्प में जाना। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जब कणों के बीच की दूरी कम हो गई तो हमें यहाँ जो तापमान जो है वो तापमान ज़्यादा देना पड़ेगा। किसके लिए, इन कणों के बीच की दूरी को ज़्यादा करने के लिए। और जब आपको तापमान ज़्यादा देना पड़ेगा तो मतलब हम क्या कहेंगे कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो आपका क्वथनांक है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें वैसे याद रखना है कि किसी द्रव्य का प्रेशर या दाब बढ़ाने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फॉर्मूले अगर आपको आइडिया रखना है कि हमारे पास प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो जाता है, एटम्स जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, इसलिए उनको दूर करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे भारी कण कौन सा होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए हुए जो क्या होते हैं, एक परमाणु के भाग होते हैं। इनमें से सबसे भारी कण कौन होता है, आपका न्यूट्रॉन होता है। और इस न्यूट्रॉन को संकेत के रूप में 0n1 से दर्शाते हैं। आपका प्रोटॉन जो होता है उसे 1h1, और आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे -1 E0 से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ सबसे भारी कण जो होता है वो कौन होता है, आपका न्यूट्रॉन। इसीलिए न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, अपने छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। है कि बारूद में मुख्य रूप से किसे शामिल किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉटन। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। आप पहले चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, कैल्शियम सल्फेट दे रखा है, और हम जानते हैं कि कैल्शियम सल्फेट को अपन बोलते हैं मर्त प्लास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्त प्लास्टर। इंग्लिश में इसको बोला जाता है डेड बर्न प्लास्टर बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है पीबीएस। ये क्या होता है, आपके जो आपका शीशा जो होता है, लेड जिसे अपन बोलते हैं, लेड का सल्फाइड एस्क है। और इस लेड के सल्फाइड एस्क को अपन क्या बोलते हैं, गैलेना बोलते हैं। ये जो इसका क्या होता है, मुख्य एस्क होता है। फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा है जिंक सल्फाइड, मतलब जिंक का सल्फाइड है। और इस जिंक के सल्फाइड को अपन क्या बोलते हैं, यसद इसको अपन बोलते हैं यसद ब्लेंड बोला जाता है। अब पहला ऑप्शन आपका क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है। और इस पोटेशियम नाइट्रेट को सामान्य क्या बोलते हैं, अपन सोरा भी बोलते हैं। और इसको अपन एक बोलते हैं इंडियन साल्ट पीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडियन साल्ट पीटर बोलते हैं। अब ज़रा बताओ, आपका गन कॉटन का मेजर कंपोनेंट कौन होता है। तो आपका गन कॉटन होता है पोटेशियम नाइट्रेट, या इसकी जगह अपन आजकल सोडियम नाइट्रेट भी काम में लेते हैं। तो सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट दोनों क्या होते हैं, इसके मेजर कंपोनेंट होते हैं। वैसे ही क्या होता है, नाइट्रेट वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो विस्फोटक का काम करते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाइड्रोजन के द्वारा दर्शाई जाने वाली ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन सी होती हैं। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें तो आपका हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में स्टेबल करता है। और जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल जो आपकी स्टेबल फॉर्म में होता है तो वहाँ पे कितनी दर्शाता है,
शून्य ऑक्सीडेशन स्टेट या शून्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो H2 की फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे जीरो होता है। अगर मैं इन केस बात करता हूँ हाइड्राइड के, जैसे मैंने यहाँ लिखा NaH, इसे अपन बोलेंगे सोडियम हाइड्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम हाइड्राइड। ये मतलब क्या, आपका हाइड्राइड है। अगर अपन हाइड्राइड के केस में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन -1 शो करता है। तो इसी प्रकार हम क्या कहते हैं कि हमारे पास आपका हाइड्रोजन जो होता है वो जीरो भी शो कर सकता है, आपका -1 भी शो कर सकता है, और आपका +1 भी शो करता है। इसका मतलब हो गया आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, जिसमें तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाती हैं। बराबर 4 कक्षा के साथ कितने कक्षक संलग्नित हो सकते हैं। तो n=4 का मतलब क्या हो गया, हमारे पास चौथा कक्षक, सॉरी चौथा आवर्त है, या अपन चौथा कोष बोल सकते हैं। तो इसमें 4s हो सकता है आपका, 4p हो सकता है आपका, 4d हो सकता है और आपका 4f हो सकता है। मतलब 4 प्रकार के कक्षक आपके पास संभव हो सकते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आघात वर्धे या मेलिएबल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये जो आपका वर्ड है आघात वर्धे, ये किसको शो करता है। आघात का मतलब क्या होता है, चोट, मतलब आपने किसी भी वस्तु के ऊपर चोट या आघात या प्रहार किया। और वर्धे का मतलब क्या होता है, फैलना होता है। क्या होता है, फैलना। तो आघात वर्धे का मतलब क्या होता है, किसी ठोस धातु का पतली चादर के रूप में फैलना क्या होता है आपका, मेलिएबल या आघात वर्धे। अब सामान्यतः आघात वर्धनीयता का गुण किस में होता है, मेटल्स या धातुओं में मिलता है। कि धातुएं जो होती हैं सभी की सभी क्या होती हैं, आघात वर्धे होती हैं। और आपको ये भी पता होता है सर्वाधिक आघात वर्धे धातु कौन सी होती है, आपकी सोना होता है, जिसका संकेत Au लिखा जाता है। तो इसमें कौन सा आघात वर्धे नहीं है, तो चांदी जो होती है वो धातु है, आघात वर्धे होती है। तांबा धातु है, आघात वर्धे होती है। एल्यूमिनियम धातु है, आघात वर्धे होती है। आपका आंसर कौन सा बच गया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, नॉन मेटल या अधातु होता है, और हमने पढ़ा है कि अधातु जो होती हैं वो कभी भी आघात वर्धे प्रकृति शो नहीं करती। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो किसी तत्व के जो गुण होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी ये कहती है कि किसी तत्व या परमाणु के जो गुण होते हैं वो हमेशा उसके परमाणु क्रमांक पर आधारित होते हैं। अर्थात यहाँ पे अपन अगर चारों ऑप्शन चेक करें तो आपका पहला ऑप्शन ही क्या आ रहा है, परमाणु क्रमांक आ रहा है। इसका मतलब किसी तत्व के गुण जो होते हैं परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, कि एटम का पार्ट नहीं है। तो हमने कहा कि जो एटम होता है उस एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, नाभिक जिसे बोलते हैं। और उस नाभिक में कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और साथ में क्या होता है आपका, प्रोटॉन होता है। उसके चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, और उन कक्षाओं में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसका मतलब हमारे पास ना एटम जो होता है, परमाणु जो होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स या अपरमाणु कण इन्हें बोलते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, तो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन होगा, तीन हो गए। बचा कौन सा, फोटोन। फोटोन क्या होता है, तो फोटोन जो होता है वो प्रकाश जो होता है, प्रकाश जो होता है, प्रकाश की किरणें जो होती हैं उसके अंदर कौन भाग लेता है, फोटोन भाग लेता है। मतलब फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है। मैंने कहा कि प्रकाश की किरणें जो सूर्य से आ रही हैं उस सूर्य की किरणें किसके रूप में आती हैं, फोटॉन्स के रूप में आती हैं, जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, बंडल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रकाश के वेग से गति करते हैं। और हम जानते हैं प्रकाश के वेग को अपन सी से इंडिकेट करते हैं। और सी का मतलब क्या होता है, प्रकाश का वेग, जो आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन जल को जीवाणु मुक्त या बैक्टीरिया फ्री करने के लिए यूज होता है। तो जैसा कि आपने देखा पहला ऑप्शन आपका ओजोन दिखाई दे रहा है, सेकंड ऑप्शन आपका क्लोरीन डाइऑक्साइड है। तो आपका ओजोन जो होता है, ओजोन का फॉर्मूला आपका होता है O3। इसी अपन जीवाणु मुक्त करने के लिए जल को काम में लेते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका क्लोरीमाइन है। अब क्लोरीमाइन क्या होता है, क्लोरीमाइन का फॉर्मूला होता है ClNH2। और ये कैसे बनता है कि आपकी अमोनिया जो होती है, इस अमोनिया की विक्रिया करवा दो आप क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका, क्लोरीमाइन बन जाएगा। अब इस क्लोरीमाइन को अपन बैक्टीरिया फ्री वाटर बनाने के लिए यूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन दे रखा है क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो क्लोरीन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, ClO2 हो जाएगा। और ये ClO2 भी क्या करते हैं, अपन बैक्टीरिया फ्री वाटर को बनाने में काम में लेते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु भार को किस रूप में व्यक्त किया जाता है।
तो परमाणु भार या एटॉमिक वेट को मेजर करने के लिए हम एक MU एटॉमिक मास यूनिट काम में लेते हैं। AM और U, इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, जिसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? एटॉमिक का मतलब क्या होता है? परमाणु, मास का मतलब क्या होता है? भार, और U का मतलब क्या होता है? यूनिट, इकाई। तो एटॉमिक मास यूनिट, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई या परमाणु भार इकाई इसको बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर यह हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज ब्लू विट्रियोल? नीला धोता क्या होता है? तो अगर अपन बात करें नीले धोता की, तो कॉपर सल्फेट जो होता है, उस कॉपर सल्फेट के साथ 5 जल के अणु जुड़े होते हैं, इसे बोलते हैं अपन ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, डी वाला। ऑप्शन बात करें पहले की, तो सोडियम सल्फेट दे रखा है, और सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2SO4 हो जाएगा। आयरन सल्फेट अच्छे से जानते हो क्या होता है? FeSO4 होता है। और कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? CaSO4, जिसको अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कैल्शियम सल्फेट को अपन क्या बोलते हैं? डेड बर्न्ट प्लास्टर या मर्द प्लास्टर भी कहते हैं। तो आपका यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है, किंतु उनकी प्रॉपर्टीज या गुण जो के आपस में भिन्न भिन्न है, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? तो परमाणु संख्या समान होने का मतलब क्या हो गया? आइसोटोप हो गया, और आइसोटोप को हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोटोप्स हो जाएंगे। अब एक बात याद रखना, अभी समस्थानिक जो होती है उनकी भौतिक गुण तो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, बट उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं, वो क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जिनके परमाणु क्रमांक समान दे रखे हों, बट उनके जो गुण है वो कौन से वाले? भौतिक गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो वो कौन से होते हैं आपके पास से? आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक से बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन आइसोबार का है, जिन्हें अपन समबारिक बोलते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपका आइसोटोन का, जिसमें अपन समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि खाना बनाने के दौरान काम में ली जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी होती है, जिसे किचन गैस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपके पास एक ही ऑप्शन सही नजर आ रहा है, मेथेन जिसे बोलते हैं। क्योंकि आपने कहा कि बायोगैस जो होती है उसका मेजर कंपोनेंट कौन होता है आपके पास? मेथेन होती है। गोबर गैस का घटक भी कौन होती है आपके पास? ऑप्शन बी, कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? कॉमर्शियल वैसलीन को अपन किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थ। जितने भी पेट्रोलियम सब्सटेंस होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, उनको निकालने के दौरान हम क्या निकालते हैं? आपका वैसलीन भी वहीं से प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर है डी। मंडन में अभिक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो हम जानते हैं कि नाभिक के विखंडन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो बड़ा नाभिक होता है, भारी नाभिक होता है, वो भारी नाभिक क्या करता है? आपका छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। क्या करता है? छोटे नाभिकों में टूट जाता है। अब इस नाभिक को तोड़ने का काम कौन करता है? तो हम क्या कहते हैं? यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है जो इस नाभिक को तोड़ने का काम करता है, और जो क्या करता है? यहाँ पे ट्रिगर का काम करता है। तो नाभिक के विखंडन को बनाए रखने के लिए या विस्फोट को आगे बढ़ाने के लिए कौन काम में आता है? हमारे पास न्यूट्रॉन काम में आता है। तो और हम ये भी कहते हैं कि एक नाभिकीय विखंडन अगर होता है तो औसतन 2.5 या 3 न्यूट्रॉनों की क्षति होती है, अपन बोल सकते हैं निकलते हैं। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से मोनो एटॉमिक या एक परमाणुविक गैस कौन सी होती है? तो अब देखो चारों ऑप्शन में से पहला दे रखा है हाइड्रोजन। अगर अपन हाइड्रोजन को लिखते हैं तो हाइड्रोजन का स्टेबल मॉलिक्यूल क्या होता है? H2 होता है। अगर आप नाइट्रोजन को कभी भी लिखो तो कैसे लिखोगे? आप N2 लिखोगे। अगर आपको क्लोरीन कभी लिखना हो तो क्या लिखोगे? आप Cl2 लिखोगे। लेकिन अगर आपको कभी भी हीलियम लिखना है तो आप क्या लिखोगे? He लिखोगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो He लिखा है इसमें केवल एक ही परमाणु प्रेजेंट है। H2 में के हाइड्रोजन के 2 परमाणु प्रेजेंट हैं। आपका नाइट्रोजन में भी क्या है? नाइट्रोजन के 2 परमाणु प्रेजेंट हैं। और आपका क्लोरीन में भी क्या है? क्लोरीन के 2 परमाणु प्रेजेंट है। मतलब ऊपर के तीनों ऑप्शन जो होते हैं उसमें 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, मतलब डाई एटॉमिक गैस है, द्विपरमाणु गैस होती है। बट आपकी अक्रिय गैसें जो होती हैं या इनर्ट गैसेज, या जिन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं या जीरो वर्ग भी कहते हैं, उस वर्ग में आने वाली सभी गैसें कभी किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती है, और जब बंध का निर्माण नहीं करेगी तो हमेशा क्या रहती है? मोनो एटॉमिक। तो याद रखना है कि 18वें वर्ग की सभी जो एलिमेंट्स होते हैं या सभी गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं? हमेशा मोनो एटॉमिक या एकल परमाणुविक गैस होती हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन बहुपरमाणविक का उदाहरण है। अब बहुपरमाणविक का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टी मोलिकुलर, मतलब जिसमें क्या होते हैं एक से ज़्यादा एटम्स मिल करके आपस में निर्माण करते हैं। तो सोडियम को जब भी आप कभी लिखोगे तो हमेशा Na लिखा जाता है। सल्फर को अगर आप, सल्फर को छोड़ो एक बार, आप अगर आप आर्गन को लिखते हो तो आप Ar लिखते हैं, और अगर आप ऑक्सीजन लिखते हो तो हमेशा O2 लिखते हैं। तो ऑक्सीजन तो क्या होगा आपका डाई एटॉमिक द्विपरमाणुक हो गया। आर्गन कैसा हो गया आपका मोनो एटॉमिक हो गया। सोडियम कैसा होगा, यहाँ पे एकल परमाणु दिखाई दे रहा है अगर अपन इसको लिखने की बात हिसाब से बात करें तो। बट अगर आपको कभी सल्फर लिखना होता है तो सल्फर जो होता है वो हमेशा S8 की फॉर्म में ही स्टेबल करता है। मतलब सल्फर जो होता है उसमें क्या होता है, एक सल्फर नहीं होता, सल्फर के 8 परमाणु होते हैं। इसीलिए सल्फर का, या फिर आप अगर बोलो फॉस्फोरस P4, तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल होते हैं, बहुपरमाणविक के एग्जाम्पल होते हैं, मल्टी मोलिकुलर के एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं सल्फर और फॉस्फोरस के। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 है, तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई है कि इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 12 हो गया। तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है। तो 12 परमाणु क्रमांक किसका होता है, तो आपके पास ये तरीका होता है, कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है। तो आपके पास क्या हो गया आपका राइट आंसर, मैग्नीशियम। अब लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि किस आवर्त से संबंधित है, तो मैग्नीशियम कहाँ आता है, बेरिलियम के जस्ट नीचे आता है। और बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम आता है दूसरे आवर्त में, आपका मैग्नीशियम कहाँ आ जाएगा, तीसरी आवर्त में हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब इस क्वेश्चन को देखो भी, आप आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्न परमाणु किस वर्ग से संबंधित है। तो वर्ग के लिए क्या करेंगे, बाह्यतम कोष में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं संयोजी कोष के अंदर। तो जितने संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होता है आपका वर्ग होता है। तो मतलब 2 बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, सेकेंड वर्ग के, दूसरे दूसरे वर्ग के पास होते हैं। तो आपका कौन से वर्ग से हो जाएगा, ये दूसरे वर्ग से हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या होगा, तीसरे आवर्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है, लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है। चारों ऑप्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। पहला ऑप्शन जो दे रखा है उसमें CO2 है, और आपको CO2 डायग्राम के अंदर कैसा दिख रहा है, रेखीय दिख रहा है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको नाइट्रस ऑक्साइड, जो अपन हास्य गैस बोलते हैं, इसका मॉलिक्यूल भी आपको कैसा दिखाई दे रहा है, रेखीय दिखाई दे रहा है। तीसरा ऑप्शन जो देखा आपको SO2, उस SO2 क्या करती है, आपको कैसी दिखाई दे रही है, एंगुलर दिखाई दे रही है, कोणी दिखाई दे रही है। और आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है, एसिटिलीन, जो एसिटिलीन भी क्या होता है आपका, रेखीय होता है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड, जो कि आपका रेखीय मॉलिक्यूल नहीं है। हो जाएगा SO2। SO2 क्या होता है, SO2 की आकृति कोणीय होती है, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, लॉन्ग पेयर होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा SO2, जो लीनियर नहीं है। कि दुर्लभ मर्दा धातु तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहली बात, दुर्लभ मर्दा धातु तत्व किन्हें कहते हैं, तो अपन लेंथेनॉइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लेंथेनॉइड। और लेंथेनॉइड जो होते हैं उनकी टोटल संख्या कितनी होती है। तो एक बात याद रखना, लेंथेनॉइड जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ होते हैं, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 तक। और यहाँ तक कुल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 14 तत्व होते हैं। अब लेंथेनॉइड जो होते हैं वो कौन से आवर्त में आते हैं, साथ ही बात कर लेते हैं, छठे आवर्त में आते हैं। छठे किस में आते हैं, ये आवर्त में आते हैं। और कौन से वर्ग में आते हैं, तो ये तीसरे वर्ग में आते हैं, जिसे अपन थर्ड बी भी बोलते हैं। कौन सा वर्ग होता है इनका, थर्ड बी वर्ग होता है। तो दुर्लभ वर्धा धातु तत्व किन्हें कहते हैं अपन, लेंथेनॉइड्स को कहते हैं। और लेंथेनॉइड्स की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 14। एक बात और याद रखना कि लेंथेनॉइड जो होते हैं वो लेंथेनम के बाद आते हैं, और लेंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 57 या 57 होता है। यूज इन येलो लाइट ऑफ रोड्स, मतलब गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग करते हैं। तो पीला रंग आ रहा है, और पीले रंग के लिए जिम्मेदार कौन होता है, आपका सोडियम होता है। आपने कभी पढ़ा होगा ज्वाला परीक्षण जो होता है, उस ज्वाला परीक्षण में सोडियम का रंग कैसा आता है, गोल्डन येलो, या उसे बोलते हैं अपन सुनहरा पीला बोलते हैं। तो आपका सोडियम का रंग कैसा हो जाएगा, पीला। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, डी सोडियम। 58 वाला तत्व किससे संबंधित होता है। तो अभी अपन ने बात की कि 58 से 71 तक तो कौन आता है आपके पास, लेंथेनॉइड आते हैं। कौन आते हैं आपके पास, लेंथेनॉइड आते हैं। तो हमने कहा था कि 57 जो होता है वो 57 का नाम क्या होता है, लेंथेनम होता है। क्या होता है, लेंथेनम, जिसका संकेत होता है La।
और ये 57 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कहाँ आएगा, आपका डी ब्लॉक में आएगा। और लेंथेनम के बाद वाले आते हैं वो लेंथेनोइड कहलाते हैं, जो एफ ब्लॉक में आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, डी ब्लॉक। सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा होता है, न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा होता है। तुमने कहा था कि सूर्य का अधिकांश भाग किसका बना होता है, हाइड्रोजन का बना होता है। और वैसे हम जानते हैं कि सूर्य के अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और ये नाभिकीय संलयन जो होता है, इस नाभिकीय संलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करके हीलियम एटम का निर्माण करते हैं। अब देखो नाभिकीय संलयन है, और नाभिकीय संलयन जो होता है वो भी कैसा होता है आपका, नाभिकीय विखंडन की तरह उष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक होता है, जिसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है कि एक एटॉमिक मास द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है। तो आपको याद रखना होता है कि एक एमयू का मतलब कितना होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम होता है। और आपका एक एएमयू के बराबर कितनी एनर्जी आएगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह कार्य करता है। तो निर्जल का मतलब क्या हो गया, एनहाइड्रस कंडीशन के अंदर है, जिसके पास कोई पानी प्रेजेंट नहीं होता है। तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, निर्जली कारक का कार्य करता है, निर्जलीकरण नहीं, निर्जली कारक का कार्य करता है। मतलब क्या हो गया कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का कार्य करता है। मैंने कहा कि कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो क्या करता है, नमी को अवशोषित करता है। किसको करता है, नमी को। सिंपल एग्जांपल बात कर लेते हैं। आपने नमक का नाम सुना होगा, और अपन नमक को अक्सर क्या करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो नमक क्या होता है, बारिश के मौसम के अंदर या फिर जब भी कभी आपके पास इन्वायरमेंट में मॉइस्चर या नमी होती है, तो वो नमक आपका सीलन पड़ जाती है, उसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है, उसमें मॉइस्चर या नमी आ जाती है। उसका कारण क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं। तो नमक के अंदर क्या मिलता है, आपका कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलती है, इम्प्योरिटीज़ मिलती है, जिसके कारण क्या करता है, वो नमी पकड़ लेता है। तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह काम करेगा, निर्जली कारक की तरह काम करेगा। किसी सब्सटेंस से नमक जो होगा, किसी सब्सटेंस से जो आपका कैल्शियम क्लोराइड होगा, वो क्या करेगा, नमी को अवशोषित कर लेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl लवण किसका बना होता है। तो हमने कहा कि NaCl का निर्माण दो प्रकार के, ये हमारे पास लवण है, और इसका किसके निर्माण होगा, एक होगा आपके पास अम्ल और एक होगा आपके पास क्षार। तो NaCl का निर्माण NaOH क्षार और HCl अम्ल से होता है। NaOH क्षार भी क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस या परबल होता है, और HCl भी क्या होता है आपका, परबल होता है। मतलब दोनों के दोनों क्या होते हैं, परबल अम्ल और परबल क्षार के एग्जाम्पल है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार। और आप जानते हैं कि NaCl कैसा होता है, आपका उदासीन लवण होता है। क्वेश्चन हमारा है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्वों की जुड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। तो अपन सिंपल सी बात करते हैं कि अगर किसी परमाणु से ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उस केस को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। अब मैं ये कहूँ कि ऑक्सीजन जो होता है आपका कैसा होता है, खुद में विद्युत ऋणी तत्व होता है। आपने कहा सर्वाधिक विद्युत ऋणी तो आपका फ्लोरीन होता है, बट आपका ऑक्सीजन भी क्या होता है, विद्युत ऋणी होता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये कह दूँ, यह अगर अपन यहाँ बोले कि अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। उस केस में अपन बोल सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। इसका मतलब विद्युत ऋणी परमाणु का जुड़ना भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आदर्श गैस की ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड करती है, आधारित होती है। तो याद रखना, आदर्श गैस की ऊर्जा केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आपने ऐसे फॉर्मूले पढ़े होंगे, E = 3/2 nRT, ऐसे वैसे ना। तो यहाँ पे n का मतलब मोलों की संख्या होती है, T फॉर टेम्परेचर होता है, और इसको अपन कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट आपको केवल ये याद रखना है कि आदर्श गैस की ऊर्जा केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ना मोलों की संख्या पे, ना प्रेशर पे, ना वॉल्यूम पे। एरोसोल क्या है आपका। तो एरोसोल के केस में अगर अपन बात करें तो हम पहले दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो हमारे पास क्या है कि आंधी आ रखी है ना, आंधी आ रखी है। और दूसरे केस में क्या है कि हमारे वातावरण के अंदर कोहरा छाया हुआ है, धुंध जिसे बोलते हैं, जो सर्दी के मौसम में अक्सर होती है। तो आंधी के अंदर क्या होता है, मैंने कहा कि आपका वायुमंडल जो है उसमें क्या सर्वाधिक गैसें होती हैं। तो आंधी में क्या होगा, गैसों में कुछ धूल के कण आ जाएंगे। और कोहरे के अंदर क्या होता है, गैसों के अंदर क्या आती है, नमी आ जाती है। मतलब मैं ये बोल देता हूँ कि जल आ जाता है।
तो यहाँ इन दोनों केस में देखना भाई, यहाँ जो पहले वाला केस है वो भी किसका एग्जाम्पल है, एरोसोल का, जिसमें एयर के अंदर क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, धूल के कण हैं, मतलब गैस के अंदर धूल के कण हो गए, तो गैस में क्या हो गया, ठोस के कण। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ठोस एरोसोल का हो गया अभी आपका पहला, किसका हो गया, ठोस एरोसोल का। दूसरे वाले में क्या है, कोहरा जो है आपके पास, इसमें क्या होता है, गैस में जल के कण आ जाते हैं, थोड़े थोड़े वर्षा, सॉरी, जो बूंदे जो होती है छोटी छोटी पानी की, वो आ जाती हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल आपका, एरोसोल का। तो एरोसोल क्या हो सकता है, द्रव्य या ठोस का गैस में विलयन हो सकता है, जिससे आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फेल्सपार किसका अयस्क होता है। तो फेल्सपार जो होता है उसका फॉर्मूला देख लीजिए आप पहले। फेल्सपार का फॉर्मूला होता है KAlSi3O8। और ये फेल्सपार जो होता है मुख्यतः एल्यूमिनियम का अयस्क मानते हैं इसको, अपन किसका मानते हैं, मुख्यतः एल्यूमिनियम का मानते हैं। तो आप यहाँ पे आपके जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा इनमें से, कोई नहीं। आपका है कि श्वेत फोस्फोरस सामान्यतः किस में रखा जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास फोस्फोरस जो होता है वो एक होता है श्वेत या पीला होता है, उसके अलावा एक होता है आपका लाल, और एक होता है आपका काला होता है। तो श्वेत फोस्फोरस जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होता है, आपका श्वेत फोस्फोरस। बट श्वेत फोस्फोरस की खासियत ये होती है कि श्वेत फोस्फोरस जो होता है वो पानी के साथ क्रिया नहीं करता, और जब पानी के साथ क्रिया नहीं करता है इसलिए इसको अपन कहाँ रखते हैं, पानी में रख देते हैं। और श्वेत फास्फोरस क्रियाशील होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये बाहर जो इन्वायरमेंट है, एयर जो होती है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद कुछ कंपाउंड्स बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको कहाँ रखेंगे, अपन पानी में रखेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पानी में। निम्न में से कौन धनायन है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की, जिसे अपन OH- से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बोनेट होता है आपका CO3 2-, आपका नाइट्रेट होता है NO3-, और आपका अमोनियम होता है NH4+। तो ज़रा देखो तीनों ऊपर वाले जो ऑप्शन होते हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, ऋणायन के एग्जाम्पल हैं। तो आपका धनायन कौन सा हो गया, अमोनियम आयन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन हमारा है परिशुद्ध एल्कोहल कौन सा होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट एल्कोहल कौन सा होता है। तो एब्सोल्यूट एल्कोहल का मतलब क्या होता है, लगभग 100% क्या होता है आपका वहाँ पे प्योर एल्कोहल होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल। और ये जो आपका एब्सोल्यूट एल्कोहल होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम होता है एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 50 से 60% भाग जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड का बना होता है। तो यहाँ पे मुख्य घटक कौन सा होगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हमारे पास है तिर्यक बंध बहुलक का एग्जाम्पल होता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन सा होता है। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर का एग्जाम्पल यहाँ पे होता है आपका बेकेलाइट होता है। कौन होता है, बेकेलाइट। आप जानते हैं बेकेलाइट को अपन फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से बनाते हैं। मतलब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे फिनॉल लेते हैं, फिनॉल लेते हैं और इस फिनॉल की बिक्रिया करवाते हैं HCHO फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तब क्या बनता है आपका, बेकेलाइट बनता है, जिसे अपन ताप दर्द बहुलक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, ताप दर्द। और ताप दर्द को इंग्लिश भाषा में बोलते हैं थर्मोसेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग। मतलब ये ऐसे बहुलक होते हैं जिनको अगर आप जलाओगे तो ये जलेंगे नहीं, बट काले जरूर हो जाएंगे। जैसे हमारे पास बिजली के जो स्विच होते हैं ना, बिजली के जो स्विच होते हैं वो सारे के सारे किससे बनते हैं, थर्मोसेटिंग एग्जाम्पल है बेकेलाइट के बने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेकेलाइट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में काम में ली गई गैस कौन सी होती है। तो प्रथम विश्व युद्ध में काम में ली गई थी मस्टर्ड गैस, काम में ली गई थी। कौन सी ली गई थी, मस्टर्ड गैस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, मस्टर्ड गैस। अब मस्टर्ड गैस जो होती है उसमें क्या होता है, सल्फर भी होता है। अगर अपन इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, SCH2CH2Cl, और सेम डिजाइन यहाँ नीचे होती है CH2CH2 और Cl। मतलब यहाँ पे सल्फर भी होता है और यहाँ पे क्या होती है आपकी क्लोरीन भी होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं पाया जाता बट इसका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात याद रखना कि यूरेनियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 92। और इसके बाद जो भी तत्व आते हैं उन्हें अपन बोलते हैं परा यूरेनियम तत्व बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, परा यूरेनियम तत्व, या इन्हें अपन मानव निर्मित भी बोलते हैं, या इन्हें कृत्रिम भी बोलते हैं, क्योंकि यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व जो होते हैं वो कृत्रिम रूप से संश्लेषित किए जाते हैं।
तो 92 से ज़्यादा वाला जो भी आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपके पास, कृत्रिम रूप से बना जाएगा। तो मैंने कहा पहले ऑप्शन आपके पास क्या दे रखा है, थोरियम दे रखा है, और थोरियम का परमाणु क्रमांक होता है 90। दूसरा ऑप्शन आपके पास रेडियम है, और रेडियम का परमाणु क्रमांक आपके पास होता है 88। प्लूटोनियम जो होता है, प्लूटोनियम का परमाणु क्रमांक आपके पास होता है 94। और आपका यूरेनियम जो होता है उसका एग्जाम आपने पढ़ा कितना होता है, 92। तो 93 के बाद 92 के बाद आने वाला कौन सा हमारे पास है, प्लूटोनियम है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लूटोनियम, जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट नहीं है, नेचर में प्रेजेंट नहीं है, बट अपन उसको आर्टिफिशियली बना सकते हैं नाभिकीय विखंडन द्वारा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे याद रखना कि हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान में बम गिराए गए थे उसमें कौन सा नाभिक ईंधन काम में लिया गया था, प्लूटोनियम। हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, नाभिक की भट्टियाँ होती हैं, उसमें भी अपन यूरेनियम के साथ साथ प्लूटोनियम को नाभिक के ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। है कि तापीय ऊर्जा संयंत्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक कौन सा होता है, गैसीय प्रदूषक पूछा है। तो थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं उसमें मुख्यतः क्या होता है, अपन कोयला वगैरह काम में लेते हैं, तो वहाँ पे उनमें सल्फर होता है, नाइट्रोजन भी होता है, बट हमने क्या कहा कि मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है, तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की गैस जो होती है वो आपका गैसीय पोल्यूटेंट का काम करती है मेनली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परमाणु ऊर्जा के निर्माण के लिए प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा होता है। तो हमने कहा कि परमाणु ऊर्जा निर्माण के लिए अपन यूरेनियम का 235 समस्थानिक काम में लेते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम 235, ऑप्शन ए। सीमेंट को किसकी सहायता से कठोर बनाया जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना। सीमेंट को कठोर बनाना है तो हमने कहा कि पहला ऑप्शन आपका निर्जलन दे रखा है, दूसरा जलयोजन और जल का वियोजन दे रखा है। तो सीमेंट में क्या होता है, सीमेंट के जो कण होते हैं उसमें अपन जैसे जल मिलाएंगे तो क्या होगा, जल के अणु सीमेंट के अणुओं को आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो क्या होगा, जल जो होगा वो टूटेगा, और टूटने के बाद क्या होगा, सीमेंट के अणुओं के साथ जुड़ेगा। तो इसका राइट आंसर अपन क्या करेंगे, जलयोजन और जल का वियोजन। एक केस अपन पढ़ते हैं कि सीमेंट में जिप्सम मिलाने पे क्या होता है। तो जिप्सम जो होता है उसके जलयोजन की जो रेट होती है, दर जो होती है, उस गति को क्या कर देता है, कम कर देता है, धीमा कर देता है। बट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अवस्था में अधिकतम लोहा एस के पाया जाता है। तो हमने कहा कि लोहा जो होता है वो मुख्यतः निकाला जाता है हेमेटाइट से। मतलब हेमेटाइट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, जो लोहे का मुख्य एस होता है। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हैं उनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Fe2O3B, जिसे क्या बोलते हैं अपन, हेमेटाइट बोलते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है FeCO3 आयरन का कार्बोनेट, जिसे अपन सीडेराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीडेराइड। तीसरा ऑप्शन दे रखा है वो है Fe3O4 मैग्नेटाइट का है। और चौथा ऑप्शन है अपन आयरन सल्फाइड जिसे बोलते हैं, जिसे अपन मूर्खों का सोना भी कहते हैं। मूर्खों का सोना, क्योंकि इसकी चमक कैसी होती है, सोने जैसी होती है। अगर इसका ढेर लगा दिया जाए तो इसकी चमक जो होती है, उसकी चमक के कारण इसको क्या बोलते हैं अपन, मूर्खों का सोना बोलते हैं। कि एक परमाणु की 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम देने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो देखो, एक इसका आता है पाउली का अपवर्जन नियम आता है इसके लिए। कौन सा आता है, पाउली का एक्सक्लूजन या अपवर्जन नियम। ये कहता है कि मान लो किसी कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए पूरी जानकारी के लिए हमें टोटल 4 क्वांटम संख्याएं चाहिए होती है। एक होती है N, L, M, और चौथी होती है आपकी S। एन का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या, एल का मतलब द्विगंशी, जिसे इंग्लिश में अजीमुथल बोलते हैं। तीसरा होता है एम फॉर मैग्नेटिक या चुंबकीय क्वांटम संख्या, और एस फॉर स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या। तो पाउली ये कहता है कि चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होंगी। मान लिया तीनों हो जाए, एन हो जाए, एल हो जाए, हेम हो जाए, बट आपका एस जो होगा, स्पिन जो होगा, चक्रण जो होगा, वो क्या होता है, हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर एक घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो हमने कहा कि दूसरा क्या होगा, उसकी जस्ट विपरीत दिशा में होगा। तो हम किसी भी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को किसके द्वारा अलग कर सकते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, चक्रण क्वांटम संख्या द्वारा अलग कर सकते हैं। और अगर आपको ये पूछे कि इसमें नियम किसने दिया था कि चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होगी, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, पाउली। और ये इंपॉर्टेंट है कि फुटबॉल ब्लैडर से कौन सी गैस तीव्रता से बाहर निकलती है। तो तीव्रता से बाहर निकलने का मतलब क्या होगा, मैंने कहा कि गैस बाहर आएगी तो क्या बोलेंगे, उसको विसरण बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। और डिफ्यूजन किसका ज़्यादा होता है, तो आपने पढ़ा था आर जो होता है डिफ्यूजन की दर, जो वो क्या होती है, किसी भी गैस के घनत्व की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ग्राहम के विसरण नियम से। चलो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। अगर बोलो कि ग्राहम के विसरण के नियम से गैस के विसरण की दर जो होती है उसके द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जो गैस जितनी भारी होगी उसका विसरण उतना ही कम होगा, और जो गैस जितनी हल्की होगी उसका विसरण क्या होगा, उतना ही
ज़्यादा होगा। तो सबसे हल्की गैस जो होगी उसका विसरण क्या होगा यहाँ पे, आसानी से हो जाएगा। तो हमने कहा कि हाइड्रोजन क्या होती है, हल्की होती है। तो तीव्रता से कौन सी बाहर निकलेगी यहाँ पे, हाइड्रोजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन हमारे पास है कि जल उपचार में चारकोल का किस रूप में काम में लेते हैं। तो एक बात याद रखना, चारकोल जो होता है उस चारकोल को अपन एडजॉर्बेंट या अधिशोषक के रूप में काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अभी अपन बात करें कि हमारे पास जो कमरे के अंदर गैसें होती हैं, मान लो कि जहरीली गैसें हैं, उन जहरीली गैसों को हटाना है। तो जहरीली गैसों को हटाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, चारकोल काम में लेते हैं। और वो चारकोल क्या करता है, जैसे मान लीजिए चारकोल क्या करेगा, जहरीली गैसों को अधिशोषित करता है। और अधिशोषित का मतलब क्या होता है, वो केवल और केवल पृष्ठ के ऊपर जोड़ता है उन अशुद्धियों को या उन जहरीली गैसों को। इसीलिए किसका काम करता है, ये अधिशोषक का काम करता है, एडजॉर्बेंट का काम करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, डी। लास्ट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कौन सी पॉलीमेरिक सामग्री का काम में लिया जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे पॉलीमेरिक सामग्री कौन सी होती है, केवलर जो होती है, वो केवलर के तंतु जो होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वो जो होते हैं आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में काम में लिए जाते हैं। ये आपके पास बहुत हार्ड फाइबर होता है जिसको अपन आसानी से चाकू से काट भी नहीं सकते होते हैं, और ये बुलेट प्रूफ का काम भी करता है। तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा केवलर। पहला ऑप्शन नाइलॉन 66 आप जानते हो, नाइलॉन 66 क्या हमारे पास रस्सियाँ बनाने में काम में लेते हैं। रेयन जो होता है, वो रेयन क्या होता है आपका, सेलुलोज का व्युत्पन्न होता है। और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है डेक्रोन, जिसे अपन टेरिलिन भी बोलते हैं। ये डेक्रोन होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, टेरिलिन, जिसका उपयोग अपन है ना महंगे कपड़े जो होते हैं जिनमें सलवटें नहीं पड़ते उसके लिए काम में लेते हैं, और आपके हेलमेट का कांच बनाने में काम में लेते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, केवलर। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम कुछ नए वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपके पास और भी इम्पोर्टेंट आपके पास क्वेश्चंस होंगे जिसे आप एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।